हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एनवायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप मतलब सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो यार, वीडियो मतलब ये वीडियो सुबह मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो शूट कब हो रही है, देखो 1:30 बजे वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका बस ये काम है, अगर आपको वीडियो और कंटेंट जो भी है आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, एक सेकेंड। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। देखो, लैंड जब डिग्रेड हो जाता है, एक ज़मीन का टुकड़ा, मान लो हमारे पास एक ज़मीन है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन इज़ व्हेन द क्वालिटी ऑफ द लैंड गेट्स वर्स मेकिंग इट लेस प्रोडक्टिव। कहने का मतलब यह है, अगर मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी जो बेकार हो जाती है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ उगाया नहीं जा सकता। ठीक है, वो लेस प्रोडक्टिव हो जाता है, उसके ऊपर जो प्रोडक्शन करने की पावर है उसकी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक लैंड बेकार हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, हम उसके ऊपर कोई अनाज नहीं उगा सकते, हम उसके ऊपर कोई पेड़ नहीं उगा सकते, तो इस तरीके के प्रोसेस को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, दिस कैन बी ड्यू टू थिंग्स लाइक डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम भारी मात्रा में कहीं से पेड़ों को काटने लगे, तो ये चीज़ किसके मतलब क्या कर देती है, लैंड को डिग्रेड कर देती है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है अगर हम ज़्यादा अपने जानवरों को वहाँ पे जाके बार बार चरवाने लगे। ठीक है, और जब ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में और रेगुलर होने लगती है तो ये चीज़ भी लैंड डिग्रेडेशन का कॉज बन जाती है। पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस मतलब कई सारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का हार्मफुल यूज़ करना जो कि सॉइल में मिलते हैं और जिसकी वजह से सॉइल और लैंड अपना पावर और क्वालिटी खो देती है, उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, आया समझ। तो देखो, अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि कटिंग डाउन द ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जब हम जंगल और पेड़ों को भारी मात्रा में काटने लगते हैं, ठीक है, तो अपने यूज़ में लेने के लिए, तो इसे हम डिफॉरेस्टेशन नाम से जानते हैं। एक होता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, जब हम भारी मात्रा में पेड़ लगाने लगे, जब हम पेड़ लगाते हैं उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है ये आपने नहीं सुना होगा। रिफॉरेस्टेशन देखो क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को मैं काट रहा हूँ, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो किसी बंदे ने पहले ही डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, मतलब किसी बंदे ने भारी मात्रा में वहाँ पेड़ काट दिया है, ठीक है, और उसी जगह पे फिर मैं दोबारा से पेड़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा से उस चीज़ को वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज प्लानिंग ट्रीज टू रीस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट लॉस्ट हो चुका है, जो फॉरेस्ट खो चुका है, उसे रीस्टोर करने की कोशिश करना। ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का एक एग्जाम्पल हो जाता है, जहाँ पे लार्ज एरिया में पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ कट चुके हैं। ठीक है, अब देखो सॉइल इरोजन क्या होता है। देखो, सॉइल के ऊपर, अब मिट्टी के ऊपर एक परत होती है। ठीक है, मिट्टी के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगर मिट्टी के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती है, वो जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मिट्टी की, उसके अंदर होती है। ठीक है, तो जब विंड की वजह से, वाटर की वजह से या अदर नेचुरल फोर्सेस की वजह से, हवा चलने की वजह से, मान लो ये जो लेयर है वाटर मिट्टी की, ये उड़ गई। ठीक है, हवा चलने की वजह से, या बाढ़ आई तो ये अपने साथ ले गई। ठीक है, या किसी भी तरीके के नेचुरल प्रोसेस से अगर ये उड़ जाती है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, और ये मिट्टी कहाँ जाती है, ये मिट्टी फिर किसी ओशियन में चली जाती है, ओशियन में, रिवर में चली जाती है, उसके बेड पे, बेड का मतलब है उसके नीचे दब जाती है। इसीलिए आप देखना, कभी भी गंगा जी की मिट्टी हो, यमुना जी की हो, मतलब किसी भी रिवर की मिट्टी हो, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगर आप वैसी मिट्टी में अगर अनाज उगाओगे तो बहुत अच्छा अनाज उगता है। ठीक है, अब देखो सॉइल इरोजन अगर ये भारी मात्रा में होने लगे, बार बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होने लगे, तो ये डेजर्टिफिकेशन पे, मतलब डेजर्टिफिकेशन होने लगता है इसका मतलब अभी हम समझेंगे नीचे। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर वही चीज़ है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब सॉइल खराब हो जाना। इज द डिक्लाइन ऑफ सॉइल इन द सॉइल क्वालिटी ड्यू टू मिस यूज और पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट की वजह से या उसका गलत इस्तेमाल करने की वजह से जब सॉइल की क्वालिटी में गिरावट आ जाती है तो उसे सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। मेकिंग इट लेस एबल टू सपोर्ट प्लांट। अब
अब जब सॉइल डिग्रेड हो जाती है तो क्या होता है, प्लांट उसमें से बहुत मुश्किल से उग पाते हैं या उगते ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं कर पाती। दिस कैन हैपन थ्रू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स और डिफोरेस्टेशन। जब हम भारी मात्रा में पेड़ काट देते हैं या फिर हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर लेते हैं और बहुत बार कर लेते हैं हार्मफुल केमिकल्स का, तो इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, जब मतलब एक लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगे तो इस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। व्हेन फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट, जब एक फर्टाइल अच्छा खासा लैंड जो हो, अच्छा खासा ज़मीन का टुकड़ा डेजर्ट बनने लगे, ठीक है। यूजुअली ड्यू टू ड्राउट, मतलब सूखा पड़ने की वजह से, या जब हम पेड़ काट देते हैं वहाँ की, ठीक है। तो इससे होता क्या है, वो लॉस ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश कम होती है, वहाँ के वेजिटेशन जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लैंड यूज़ और लैंड यूज़ कवर क्या होता है? लैंड यूज़ रेफर्स टू हाउ ह्यूमंस यूज़ द लैंड, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट। लैंड यूज़ का मतलब यही होता है कि किस तरीके से ह्यूमन जो है, इंसान जो है, लैंड का यूज़ कर रहा है। क्या उस पर एग्रीकल्चर कर रहा है, क्या उस पर अर्बन डेवलपमेंट कर रहा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इंसान लैंड पे कर रहा है, उसे लैंड यूज़ कहते हैं। वाई लैंड कवर डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ फिजिकली ऑन द लैंड। कहने का मतलब ये है, मान लो जैसे देखो, ये हमारा ज़मीन है, ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर किस चीज़ का कवर पड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये फॉरेस्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लैंड कवर इसका क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। ज़मीन के ऊपर किस तरीके की नेचुरल चीज़ें हैं, मान लो यहाँ ग्रासलैंड है, तो हम कह सकते हैं यहाँ ग्रासलैंड है, ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर किस तरीके की नेचुरल रिसोर्स, क्या नेचुरल चीज़ है या फिजिकली, उसे हम क्या कहेंगे, लैंड कवर। किस चीज़ से ज़मीन कवर हुई पड़ी है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड बिल्डिंग, मतलब डैम बिल्डिंग। जब हम डैम बिल्ड करते हैं या माइनिंग करते हैं, डैम बिल्डिंग का मतलब जो बांध होते हैं ना, जो पानी इकट्ठा करने के लिए हम बनाते हैं, उसको बनाने में और ये माइनिंग करने में, इसमें क्या इफेक्ट होता है, मतलब हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग कैन सिग्निफिकेंटली आफ्टर लैंडस्केप्स एंड इकोसिस्टम। देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, आप ये लिख के चले आना, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ वेजिटेशंस। अब देखो जहाँ पे भी माइनिंग की जाएगी, जैसे आपने केजीएफ मूवी में देखा होगा, वहाँ पे माइनिंग की जाती है तो कितना बड़ा एरिया रहता है, ठीक है, कितना बड़ा एरिया दिखाया जाता है। तो जहाँ पर माइनिंग करके, खुदाई करके कोई चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यहाँ पे हम डैम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो उसके लिए जो भी वहाँ पे पेड़ होंगे, जो भी वेजिटेशन होंगे, उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे डिफोरेस्टेशन इससे होता है, और डिफोरेस्टेशन से कई सारी की दिक्कतें होती हैं, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं जो हमारे माइनिंग और डैम बिल्डिंग में कर पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कैसे, देखो माइनिंग या डैम बिल्डिंग जो होता है वो आपके 2-3 लोगों से नहीं बनता है, वो काफ़ी भारी भारी मशीनें होती हैं, ठीक है, जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाती है, उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, एयर पॉल्यूशन फैलाती है, उनमें से धुआं निकलेगा, जाहिर सी बात है, वो फ्यूल पे चल रही हैं, ठीक है, तो उस पर से धुआं जरूर निकलेगा। और उससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है डैम बिल्डिंग या माइनिंग पे। तो कहने का मतलब है पॉल्यूशन भी फैलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो वहाँ पे लैंड डिग्रेड होगी, सॉइल डिग्रेड होगी, और वहाँ की क्वालिटी जो होगी लैंड की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, आया समझ। चौथा पॉइंट आ जाता है हमारे पास हेल्थ इशूज़। हेल्थ इशूज़ ऐसा जनरली देखा गया है कि जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर मतलब डैम बिल्डिंग में या माइनिंग में, उनको हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। केजीएफ में आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं कई बीमारियों से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं मशीनों से, या फिर कई सारी चीज़ें होती है जो उनके लिए हेल्थ के लिए इशू बन जाती है, ठीक है। पांचवा आता है हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने एक बड़ी जगह चूज़ की, तो वहाँ पे जो लोकल लोग होंगे वो उनका रिप्लेस करना पड़ेगा। वो लोग कई सालों से रह रहे हैं, कई पुरखों मतलब उनके पूर्वज वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है कि कोई लोकल कम्युनिटी को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करना, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं जो माइनिंग और डैम बिल्डिंग के हमारे लाइफ में पड़ते हैं, ठीक है। स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि हमारे आने वाले फ्यूचर के, मतलब आने वाले जो लोग हैं, मतलब हमारे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी रिसोर्सेज सफिशिएंट बच जाए, इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि खाना इस तरीके से खाना कि जो मतलब कोई आने वाला है मेहमान, या कोई मतलब आपके घर कोई आने वाला, तो उसके लिए भी बच जाए, ये चीज़ है,
ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग आवर नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर। अब ऐसा नहीं हो कि मैंने ये सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिया, अब आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई रिसोर्स था और उनको नीड है, तो वो उनको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ रहा है या वो उन चीज़ के लिए तरस रहा है। स्टेप्स इंक्लूडिंग यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें देखो ये आप स्टेप्स अलग अलग लिख सकते हो, जैसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, हम अपने वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। देखो वाटर की जितनी ज़्यादा वेस्टेज करोगे उतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि वाटर भाई समुद्र में तो इतनी सारी है, तो देखो जो हम वाटर वेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो बहुत कम है। ऐसे तो पूरा समुद्र है ही, लेकिन वो उसे हमने अभी तक मतलब एक्सप्लोर नहीं किया अभी बहुत ज़्यादा, कम से कम 70% या 80% समुद्र को हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये क्या होता है? देखो कन्वेंशनल एक एनर्जी होता है का मतलब, देखो ये जो एनर्जी होती है इसमें आपको डिफरेंस क्या पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। हमारे अर्थ के अंदर कन्वेंशनल जो होता है वो लिमिटेड एनर्जी होता है, ठीक है, और एग्जॉस्टिबल होता है। एग्जॉस्टिबल का मतलब ये जल्दी का मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ जाते हैं कन्वेंशनल, अगर हमने इसका ओवर यूज़ किया तो, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये अनलिमिटेड पाए जाते हैं हमारे इंडिया के मतलब हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारी धरती में, और ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये रिक्रिएट हो जाते हैं, ये ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें देखो कन्वेंशनल में ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसे अगर हम निकालेंगे या नी रीजनरेट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बल्कि इसमें कोई उतना पैसा नहीं लगता, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर कन्वेंशनल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, ठीक है। अगर हम कन्वेंशनल की बात करें तो इसमें आ जाता है कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास लिमिटेड तौर पे मौजूद है। और नॉन कन्वेंशनल की बात करें सोलर, विंड, हवा जो है, ठीक है, जियोथर्मल पावर, ये सारी चीज़ें हमारे पास नॉन कन्वेंशनल है। कहने का मतलब ये है समरी, देखो कन्वेंशनल वो चीज़ होती है जो लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म हो जाएगी, पॉल्यूशन फैलाती है, पैसा लगेगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल वो है जो अनलिमिटेड है, इनएग्जॉस्टिबल है, नहीं ख़त्म होगी, हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं, रीजनरेट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? हमारे जो देखो एटमॉस्फेयर का मतलब है जो हवा वाला जो भी हमारे आसपास जो गैसेस फॉर्म में चीज़ें हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और ये आ जाता है हमारे पास लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? देखो जो हमारे पूरी मतलब जो धरती है उसके अंदर का जो पूरा पार्ट है, ये देखो, ये मान लो यहाँ बीच की धरती है, ठीक है। इसके सबसे ऊपरी भाग का जो वो होगा क्रस्ट, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी भाग होगा ना उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। तीसरा आ जाता है वह हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब है जितने भी वाटर बॉडीज हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, जितने भी पानी के पदार्थ हमारे मतलब जितने भी पानी से जो भी पानी से बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हवा, ठीक है, लिथोस्फेयर जमीन, और ये मतलब हाइड्रोस्फेयर पानी, और इन तीनों को मिलाकर जो हमारा बनता है वो बनता है बायोस्फेयर, ठीक है। बायोस्फेयर मतलब ऐसा गोला जिसके ऊपर बायो यानी लाइफ हो, जिसके ऊपर लाइफ जीने के लिए क्षमता हो, मतलब जिसके ऊपर हम जी सकते हैं, ठीक है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉइल और इज प्रेजेंट नियर द सरफेस for part of the year like swamps and marshes. They are important for biodiversity and वाटर प्यूरिफिकेशन। एन एग्जाम फ्लोरिडा एवरग्लेड्स। तो वेटलैंड्स ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जो वाटर होते हैं वो सॉइल को कवर, मतलब अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब आप गांव गए होंगे, वहाँ पे थोड़ी सी बारिश में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो पानी से भर जाते हैं, पूरी तरीके से नदी नहीं बन जाते, उसमें थोड़ी थोड़ी घास आपको दिखी रहती है लेकिन वो पानी से भर जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे जो लैंड होते हैं, ऐसे जो मतलब एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। वहाँ की मिट्टी की पावर, वहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऐसे ये इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब वहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कल्चर क्या होता है? देखो वर्मी कल्चर पहले समझो। एक होते हैं वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स आपने सुने होंगे, ठीक है, अर्थ वॉर्म्स। तो हम क्या करते हैं अपनी ज़मीन पर पहले अर्थ वॉर्म्स को पैदा करते हैं और वह अर्थ वॉर्म्स उगाते हैं,
ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा अर्थवर्म्स उगाते हैं, तो ये हमारा वर्मी कल्चर में आ जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे वर्मी कल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ वर्म्स, ठीक है, फॉर दिस पर्पस। एन एग्जाम्पल इज, अब देखो, अब हमने वर्म्स तो उगा लिए, इस प्रोसेस को हम वर्मी कल्चर कहते हैं, बस ये इतना सा प्रोसेस है। अब उन वर्म्स को, अब वो वर्म्स क्या करते हैं, जितने भी फूड मटेरियल हैं, फूड वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, खाने के पदार्थ जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं मटेरियल, ठीक है, उसको ये ब्रेक डाउन करके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में और एक खाद्य पदार्थ मतलब खाद में, अच्छे खाद में, नेचुरल खाद में कन्वर्ट करने का काम करते हैं क्या, वर्म्स। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, तो वर्मी कल्चर, हमने वर्म्स उगाए, अर्थवर्म्स उगाए, ठीक है, उनको पैदा किया अपने जमीन पर। और दूसरी वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, वो फूड वेस्ट मटेरियल को नेचुरल अच्छे खासे मैन्योर में, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं, एक ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान क्या है यहाँ पर, गंगा एक्शन प्लान इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू क्लीन द प्रोटेक्ट द गंगा रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान एक ऐसा प्लान है जिसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जिसका मोटिव ये था कि हम गंगा को क्लीन करें, गंगा को प्रोटेक्ट करें पॉल्यूशन से, वो पॉल्यूशन जो इंसानों के द्वारा फैलाया जा रहा है, जो मतलब फैक्ट्रीज से आ रही है, इन सब के द्वारा मतलब वहाँ के हैबिटेट जो है, वहाँ के मतलब वेजिटेशन है जो पानी के अंदर है, बायोडाइवर्सिटी, उसे सेव करें। ठीक है, दिस इन्वॉल्व सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज जो वहाँ पर गिरा देते हैं सारा नाली का पानी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जैसे रिवर के आसपास कई सारे डेवलपमेंट कार्य होने की वजह से वहाँ पर सारा पोल्यूशन फैला देते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिससे हम पब्लिक को अवेयर कर सके, गंगा एक्शन प्लान में ये चीज़ें थी। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन का मतलब क्या है, द नेशनल सोलर मिशन इज अ इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस। ऐसा मिशन था ये नेशनल सोलर मिशन, जिससे भी मतलब ऐसा इनिशिएटिव था कि इसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मतलब इनिशिएट करने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड ने ये चीज़ मतलब ये चीज़ डिसाइड की थी एक बार कि हाँ, हम क्लाइमेट को लेकर अब सीरियस होंगे, क्लाइमेट को लेकर अब कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेंगे। तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, किस नाम से, नेशनल सोलर मिशन के नाम से, जो कि प्रमोट करता था सोलर एनर्जी यूज़ करने का, ताकि हम डिपेंड ना हो सके फॉसिल फ्यूल पे। ऐसे फॉसिल फ्यूल मान लो जैसे जो गैस होती है, सीएनजी गैस या पेट्रोल गैस, वो पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ता जा रहा है। देखो दिन पर दिन गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है, साल पर साल। ठीक है, तो क्लाइमेट को बचाने के लिए, क्लाइमेट के फेवर में ये मिशन स्टार्ट किया गया था। इट एम्स टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ सोलर पावर अक्रॉस द कंट्री। इसका एम था कि हम पूरी कंट्री में सोलर पावर इंक्रीज करें और डिपेंडेंस अपना कम रखें फॉसिल फ्यूल के अंदर। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के ऊपर। सक्सेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। सक्सेशन का मतलब होता है कि किसी एक, मान लो ये पूरी धरती है, यहाँ पर किसी कम्युनिटी का स्टार्टिंग से जन्म होना, ये स्टार्टिंग से मतलब जन्म होना, उसे कहते हैं सक्सेशन। जैसे ये मान लो छोटा सा प्लांट है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पर किसी कम्युनिटी का यहाँ पर पूरा प्रोसेस, इसे हम कहते हैं सक्सेशन, इनिशिएटिव। प्राइमरी अब दो तरीके के सक्सेशन आपको पढ़ने हैं सबसे पहली बार, मतलब होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको दो पढ़ने हैं। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है, मान लो मेरे पास एक ऐसी ज़मीन है जिस पे आज तक मैंने कुछ उगाया नहीं है, आज तक कोई कम्युनिटी, आज तक कोई प्लांट इस तरीके के मैंने उगाए नहीं है। ठीक है, वहाँ पर अगर कोई मतलब कोई चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है, वहाँ पर किसी कम्युनिटी का सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, तो इस चीज़ को हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, जहाँ पर पहली बार होता है। ठीक है, जैसे लाइफलेस एरियाज, ठीक है, ऐसे मतलब लाइफलेस एरियाज होते हैं वेयर सॉइल इज इनिशियली एब्सेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये लैंड है मेरा, मतलब कहीं पहाड़ों के पास लैंड है मेरा। ठीक है, यहाँ पर कोई फर्टिलिटी नहीं, कोई सॉइल वॉइल नहीं है, लेकिन अचानक से क्या होता है, वहाँ पर जो ज्वालामुखी थी वो फट जाती है। तो जो ज्वालामुखी होती है, जो लावा होता है, वो यहाँ पर आता है, और लावा जब ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिटी मतलब स्टार्ट होने लगती है। तो इस चीज़ को प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है, जहाँ पर पहली बार हो रही हो। सेकेंडरी सक्सेशन हैपन्स इन एरिया वेयर डिस्टर्बेंस हैज़ डिस्ट्रॉयड अ कम्युनिटी बट लेफ्ट द सॉइल इंटैक्ट। अब यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जहाँ पर पहले है अच्छी खासी मतलब प्लांट पौधे या फॉरेस्ट थे, ठीक है, पहले से थे उस एरिया में, लेकिन किसी वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से, फॉरेस्ट फायर मतलब या तो नेचुरली हो सकता है या फिर ह्यूमन के द्वारा हो सकता है, या फिर डिफॉरेस्टेशन, किसी भी तरीके से
वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो गया उस कम्युनिटी को, लेकिन जो सॉइल है वहीं पे, मतलब सॉइल है वहीं बचा होगा, ठीक है। उस समय पे जो रीग्रोथ होता है, मतलब फिर से ग्रोथ होता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। कहने का मतलब ये पहली बार में जो मतलब अगर होगा, ठीक है, किसी का ग्रोथ, किसी का मतलब स्टार्ट होगा कोई कम्युनिटी मतलब पैदा लेना, तो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। ऐसा जर्नली वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तब होता है, ठीक है। और या तो इग्नियस रॉक पे होता है। अब ये रॉक क्या होते हैं, देखो ये वाले रॉक जो होते हैं वो लावा से ही बनते हैं, ठीक है। लावा जब ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो ये रॉक बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सक्सेशन कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ आसपास वोल्केनिक इरप्शंस। इन्वायरमेंटल स्टडीज एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब देखो इन्वायरमेंटल स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका काम कहाँ कहाँ मतलब हमें आ सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट के अंदर। कंबाइन नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड, ये बहुत ज़्यादा मतलब वाइडर कॉन्सेप्ट रखता है, कई सारे अलग अलग फील्ड का कंबाइन नॉलेज रखता है, जैसे बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में अब देखो इसमें हम बायोलॉजी के अंदर भी आपने साइंस की चीज़ें, मतलब पेड़ की मतलब पौधों की, पेड़ की चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो बायोलॉजी में जूलॉजी हो गया या बोटेनी हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों के फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। केमिस्ट्री में देखो अभी हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे अगर हम न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो उसमें कई सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, तो केमिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं, तो ये केमिस्ट्री हो गई। जियोग्राफी, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तो ये तो भाई जियोग्राफी में पढ़ते हैं, तो वो जियोग्राफी भी हो गई, ठीक है। सोशोलॉजी एंड इकोनॉमी, अब देखो यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से डेवलपमेंट को हार्म कर रही है, ठीक है, डैम बिल्डिंग किस तरीके से डेवलपमेंट को हार्म कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा सोशोलॉजी या इकोनॉमी को भी आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट तरीकों से काम आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसीलिए हम इसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। सॉल्व इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है, आया समझ में। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इन्वॉल्व्स रीन्यूइंग एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम है, अगर एक इकोसिस्टम है जो पहले डिग्रेड हो चुका है, जो पहले बर्बाद हो चुका है, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसे हम दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश जब करते हैं तो उसे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहते हैं। दिस कैन इंक्लूड प्लांटिंग ट्रीज, नए नए पेड़ लगाना, रिमूविंग इनवेसिव स्पेसीज, क्लीनिंग पॉल्यूटेड एरियाज एन एग्जाम्पल। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम उसमें पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, कि मतलब उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से वहाँ से वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, पूरी तरीके से वो सारी कोशिशें जो इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाए, जिस तरीके से लैंड जो वहाँ का है फिर से मतलब फिर से उसी फॉर्म में आ जाए जैसे पहला था, फर्टाइल हो जाए, ठीक है, डिग्रेड ना हो, वहाँ की क्वालिटी फिर से रीगेन हो जाए, तो इस चीज़ को हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर और क्रॉप रेसिड्यूज क्या होता है, देखो पहली बात तो क्रॉप रेसिड्यूज का मतलब ये होता है कि जो भी वेस्ट बच जाता है हमारे पास, क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद जो भी वेस्ट बन जाता है, मतलब एग्रीकल्चर में अगर किसी प्रकार का कोई भी वेस्ट बच जाता है, वेस्ट मटेरियल, तो इसे हम कहते हैं क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक है, वेस्ट मटेरियल कोई सा भी। अब देखो इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, फील्ड रेसिड्यूज, ठीक है, और एक होता है प्रोसेस रेसिड्यूज। तो फील्ड रेसिड्यूज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब भी जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर देते हैं, आफ्टर द मेन क्रॉप इज हार्वेस्टेड लाइक स्टॉक्स, इट लीव्स, ठीक है, जब भी हम इन्हें हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारा होता है फील्ड रेसिड्यूज, ठीक है। और प्रोसेस रेसिड्यूज क्या होता है, ठीक है, ये वो चीज़ होती है जब हम क्रॉप को एक यूजेस मटेरियल में, कहने का मतलब ये ऐसे मटेरियल में जब कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम यूज़ कर सके, जो यूज़ में आ सके, ठीक है, उस समय पे जो हमारे पास वेस्ट बचते हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेस रेसिड्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स कौन कौन से हैं, जिसे SDGs भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ये सेट ऑफ 17 गोल है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टेबलाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट, इंश्योर प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल बाय 2030।
ये ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेट किए गए हैं, ठीक है, ताकि मतलब सारे दुनिया के अंदर पॉवर्टी खत्म हो सके, इक्वालिटी आ सके, मतलब इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, जेंडर इक्वालिटी आ सके, सबको एजुकेशन अच्छी मिले, सबकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी विच एम्स टू बी इंश्योर मॉडर्न एनर्जी टू फॉर एवरीवन। तो ये देखो, ये जो जितने भी गोल्स हैं, ठीक है, ये आप एक बार गूगल पर पढ़ लेना, आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब इसका मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है पानी के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, पानी के अंदर रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ऑक्सीजन की कितनी नीड है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन की कितनी नीड है, कितनी वो डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन की वाटर के अंदर। क्यों भाई, वो क्यों डिमांड कर रहे हैं? टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वाटर के अंदर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसे डिकम्पोज करने के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पानी है, ये पानी है, यहाँ पे मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस बंदे को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ, याद रखना, जो ऐसे ऑक्सीजन जो पानी में डिसॉल्व, जो पानी में मिला हुआ हो, ठीक है, कितने ऑक्सीजन की जरूरत है टू टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन या डिकम्पोज करने के लिए कितने की जरूरत है, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम सोर्सेज लाइक फैक्ट्रीज, कार्स, इंक्लूडिंग कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी ना किसी सोर्सेज से निकल रहे होते हैं, इनडायरेक्टली तरीके से हम मतलब इम्पैक्ट नहीं डालते, पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से पूरा तरीके से पोल्यूशन हो रहा है। जैसे अगर हम फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, कार्स के अंदर से जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास देखने को मिलती हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रूप में, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी देखो, एक बार यूनियन मतलब कहने का मतलब एक कंपनी थी, शायद एक सेकंड नाम नहीं याद आ रहा। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज अ कैटास्ट्रोफिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन 1984 में एक एक्सीडेंट होता क्या है कि एक कंपनी के अंदर एक मतलब एक विदेशी कंपनी थी, फर्टिलाइज़र की कंपनी थी, जाहिर सी बात है, मतलब फर्टिलाइज़र की कंपनी थी। उसमें क्या होता है, गैस लीक होने लगती है। कौन सी गैस? टॉक्सिक मिथेल आइसोसाइनेट। ये ऐसी गैस होती है जिसे अगर आप सूंघ लो तो आपकी हालत ख़राब हो जाए और आप मरने की कगार पे आ जाओ, मर ही जाओ, कहने का मतलब है। तो रात को होता क्या है, अचानक से 2 बजे रात को, 2 दिसंबर की रात को अचानक से ही मतलब जो भी वॉचमैन होते हैं वो ऐसा फील करते हैं कि जो गैस है वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, गैस जो है लीक हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है टाइम, फिर मतलब पूरे शहर में गैस फैल जाता है, लोगों की आंखें लाल होने लगती है, लोग मरने लगते हैं, हॉस्पिटल्स में भीड़ लग जाती है, पूरा कोहराम मच जाता है इस ट्रेजेडी में, ठीक है, इस एक्सीडेंट के अंदर। तो एक बार आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, अगर आप देखो चाहो तो। फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है? फूड चेन का मतलब है ये घास है, घास को खाया हिरन ने, ठीक है, और हिरन को खाया शेर ने, शेर को कोई मरेगा तो उसे डिकम्पोजर्स खा लेंगे। ये होता है फूड चेन। ये एक तरीके से एक लाइन फॉलो करता है, ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ये एक लाइन फॉलो करता है। वहीं अगर बात की जैसे फूड चेन शोज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ हु इट्स होम इन अ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर कौन किसे खाएगा, इसके लिए एक सीक्वेंस बनाया हुआ है ये फूड चेन के अंदर। जैसे फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन्स। अब एक फूड वेब के अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, ठीक है, मतलब फूड चेन तो होता है लेकिन वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे ग्रास हो गया यहाँ पर हम, ठीक है, तो ग्रास को रैबिट खाएगा, ठीक है, रैबिट खाएगा, इसे हम कह सकते हैं, इसे हिरन भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है। रैबिट को खाएगा फॉक्स, ठीक है, और इसे मान लो खा जाएगा इसे शेर, ठीक है, शेर को ये भी खा सकता है, ठीक है। डिकम्पोजर सबको खा सकता है। तो कुल मिला के ऐसा क्या, वेब का मतलब होता है जाल, ठीक है। अभी इसमें फूड खाद इसे कहते भी हैं शायद, खाद जाल हिंदी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरे को लोग खाने में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकते हैं, इसी चीज़ को फूड वेब कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है? देखो,
इकोलॉजिकल पिरामिड्स विजुअली रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन। अब ये देखो, ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके से समझाता हूँ कि इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या हैं। देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। इसका बस नाम पिरामिड लिया गया है ताकि इसका जो शेप है उसको यूज़ करके हम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी मतलब सबसे पहला जो हमारा पिरामिड होता है वो होता है हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। दूसरा होता है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तीसरा होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, बायोमास सॉरी। ठीक है, तो ये 3 तरीके के पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, नंबर और बायोमास। और एक और चीज़, 2 समझो, पिरामिड हमारे पास 2 तरीके के देखने को मिलेंगे। एक ऐसा सीधा देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं अपराइट, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, अपराइट पिरामिड। ठीक है, और दूसरा मिलेगा इन्वर्टेड पिरामिड। देखना, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, तो जो सीधा वाला होगा उसे अपराइट और इसे इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर हम सिर्फ एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, सिर्फ हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक मतलब इसके अंदर एक रूल होता है, अगर कोई किसी को खा रहा है, ठीक है, अगर कोई किसी को खा रहा है तो इस बंदे की, ठीक है, मतलब जो खाया गया है, ठीक है, जिसको खा लिया गया है, उस बंदे की सिर्फ 10% एनर्जी दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, अगर मुझे कोई खा ले तो मेरा सिर्फ 10% एनर्जी ही दूसरे उस बंदे में ट्रांसफ़र होगी जिसने मुझे खाया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर उस बंदे को अगर कोई खा ले तो उसकी एनर्जी की 10% ट्रांसफ़र होगी उस बंदे में जिसने उसको खाया होगा। ठीक है, इस बंदे को इसने खाया तो इसकी सिर्फ 10%, इस बंदे को इसने खाया तो इसकी सिर्फ 10%। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिर्फ 10% ही एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो देखो, इसके लिए हम बनाते हैं अपराइट पिरामिड। क्यों? देखो, सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर। याद रखना, किसी भी तरीके का मैं जो पिरामिड बनाऊंगा उसमें प्रोड्यूसर नीचे होते हैं। तो एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मतलब शुरू वाला बंदा होगा ना, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। जाहिर सी बात है, अगर ये मान लो ए है, ठीक है, ए के पास 10,000 कैलोरीज है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, तो जब बी ए को खा लेगा तो इसके पास सिर्फ 1000 कैलोरी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि 10% ही जाता है। फिर सी खा लेगा बी को तो इसके पास सिर्फ 100 कैलोरी पहुंचेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? ए। तो ए को यहाँ पे हम प्रोड्यूसर मानेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है तो इसको सबसे ज़्यादा एरिया मिला है। ठीक है, उसके बाद बी है तो बी को थोड़ा कम एरिया मिला है, और सी है तो सी को थोड़ा कम एरिया मिला है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, वैसे अगर आप अच्छे से देखोगे तो उसे सी को कम ही मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, जो सबसे नीचे है वो प्रोड्यूसर है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है। सिर्फ आप एनर्जी को देखो और कुछ मत देखो। फिर उसके बाद नीचे। ठीक है, आया समझ? तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, और इसमें याद रखना हमेशा, पिरामिड ऑफ एनर्जी में अपराइट पिरामिड बनता है। ठीक है, दूसरे वाले में बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें सिर्फ नंबर को देखना, आप इसमें संख्या को देखना कि किस तरीके से संख्या काम करती है। देखो, इसमें आप समझो, बरगद का पेड़ है या किसी भी चीज़ का पेड़ है, और पंछी, ठीक है, जीव, कोई सा भी जीव हो सकता है, और ये हो सकते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो मान लो बरगद के पेड़ पे मतलब किसी भी तरीके का पेड़ जो है उस पे वो ज़्यादा नंबर में है, ठीक है, या पक्षी ज़्यादा नंबर में है, ये बर्ड्स ज़्यादा नंबर में है, ठीक है, या बर्ड्स ज़्यादा नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि जो बर्ड्स होंगे वो ज़्यादा नंबर पे होंगे, क्योंकि एक पेड़ पे तो लाखों बर्ड बैठ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब बरगद कोई सा भी पेड़ होगा उसे खाएंगे, उसे वहाँ से जाके फूड लेंगे, कौन? बर्ड्स। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड क्यों? क्योंकि नंबर में कौन कम है? बरगद का पेड़ कम है। बरगद का पेड़ बार बार बोल रहा हूँ, पर कोई सा भी पेड़ हो सकता है, इसके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि वो कौन है? कम है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जो प्रोड्यूसर होगा सबसे नीचे, चाहे कोई इतना भी एरिया हो। अब कम है तो मैंने इसे कम एरिया दिया है। ठीक है, पक्षी का देख लो, मतलब बर्ड का देख लो, अब बरगद के पेड़ से ज़्यादा है, बट ये जो जीव है, जो पक्षी को खाने वाला है, उससे कम है। ठीक है, जाहिर सी बात है, उससे
कम है तो फिर आ जाएगा यहाँ पे बर्ड, ठीक है। फिर वो जीव, वो एनिमल जो बर्ड को खाने वाला है। और फिर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स सबसे लास्ट में इसीलिए है क्योंकि डीकम्पोजर देखा होगा अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। अब वो इतने सारे होते हैं एक लाश पे, एक डेड बॉडी पे इतने सारे हो जाते हैं कि आप गिन नहीं पाओगे, तो इसीलिए इन्हें बड़े स्पेस मिले हैं। थोड़ा सा जीव बर्ड से ज़्यादा है तो इसे इतना, बर्ड से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए इन्वर्टेड। लेकिन अभी आप रुको, सिर्फ इन्वर्टेड नहीं बल्कि दूसरा अपराइट भी बनता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट ही बनता है। अपराइट कैसे बनता है इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अपराइट कैसे ट्रायंगल बनता है। देखो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ग्रास का, ठीक है। उसे खाया किसने? डियर ने, हिरन ने, ठीक है। और उसे खाया किसने? टाइगर ने। तो आप एक बात बताओ, डियर से ज़्यादा ग्रास है, हिरन से ज़्यादा ही घास होगी ना, हिरन से ज़्यादा घास होगी। तो हम यहाँ पे ग्रास का कॉलम हम फिल कर देते हैं जो कि नंबर में ज़्यादा है, ठीक है। अब घास से कम है डियर, ठीक है, घास से कम है डियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ले लेंगे। अब एक बात बताओ, जो टाइगर है वो जाहिर सी बात है हिरन से कम होंगे क्योंकि जाहिर से मतलब आपने देखा होगा कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कई सारे मिशन चलाए जा रहे हैं कि सेव टाइगर, किसी तरीके से हम टाइगर को बचा सकें, ठीक है। तो डियर से कम है, तो कहने का मतलब ये ग्रास सबसे ज़्यादा, फिर डियर है, ठीक है, उसके बाद टाइगर है, ठीक है। तो टाइगर सबसे कम है तो हमने इसे छोटा वाला पार्ट दिया है, और डियर बीच का है तो बीच में, और ग्रास सबसे ज़्यादा है तो नीचे। तो ये हमारा बन गया अपराइट पिरामिड, ठीक है। क्या बन गया? अपराइट पिरामिड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट बनता है या राइट इन्वर्टेड बनता है या दोनों बनता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास, देखो बायोमास में क्या होता है कि बायोमास का मतलब क्या है? बायोमास का मतलब है एक बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को अगर हम हटा दें, अगर एक बॉडी के अंदर अगर हम पानी की मात्रा को हटाते तो जो मटेरियल बचता है उसका वजन जो होता है, जो मटेरियल बचता है उसका वजन, उसका वेट, उसका मास, वो क्या कहलाता है? हमारे पास बायोमास, ठीक है। अगर मेरे अंदर 30% 30 लीटर पानी है, ठीक है, अगर मैं 30 लीटर पानी को एक एक बूंद निचोड़ को हटा दूं तो जितना मेरा मांस, हड्डी, गुर्दा, सब फेफड़ा जो भी बचेगा वो हमारा बायोमास के अंदर आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं वही मतलब जैसे ट्री का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल? ट्री का। और यहाँ पे बर्ड, और अब क्या होगा? बर्ड को कोई खाएगा नहीं, अब बर्ड को सीधे मरेगा, और बर्ड को मरेगा तो कौन खाएगा? डिकम्पोजर ले उड़ेंगे। अब एक बात बताओ, ट्री के अंदर पानी की मात्रा कितनी होगी? ट्री के अंदर पानी की मात्रा कितनी होगी? अच्छा चलो ठीक है, पानी की मात्रा है भी, रूट्स के अंदर कहीं ना कहीं पानी की मात्रा थोड़ी बहुत है, बट जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा बायोमास। लकड़ी है, पेड़, इतने सारे रूट्स हैं, ठीक है, या मतलब पत्ते हैं, तो जाहिर सी बात है बायोमास ज़्यादा होगा। अब बायोमास ज़्यादा है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है बायोमास ज़्यादा है तो हम इसे नीचे वाला कॉलम देंगे जो हमारा प्रोड्यूसर का होता है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। बायोमास ज़्यादा है, इसको सिर्फ हम बायोमास के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब जब इसे बर्ड खा रही है, ठीक है, बर्ड खा रही है, बर्ड के अंदर कितना भी बायोमास हो, कितना भी मांस हो, पेड़ से तो बायोमास कम होगा ना, पेड़ से तो कम होगा ना भाई, ठीक है। तो पेड़ से कम होगा तो हमने इसे ये वाला पार्ट दिया है, ठीक है। अब बर्ड मरेगा, अब क्या होगा? पंछी मर जाएगा, चिड़िया मर जाएगी, ठीक है। अब चिड़िया मर जाएगी तो डीकम्पोजर उसे खा लेंगे। अब छोटी छोटी एक कितने सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके अंदर कितना बायोमास होगा, कितने मांस होगा उसके अंदर? तो जाहिर सी बात है बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो मैंने इसे ये वाला अगर सबसे ऊपर रहेगा तो ये हमारा बन गया अपराइट पिरामिड। क्या बन गया? अपराइट पिरामिड, ठीक है। अपराइट पिरामिड हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब इसके अंदर भी इन्वर्टेड पिरामिड भी बनता है, याद रखना। बायोमास मतलब बायोमास के अंदर और नंबर वाले के अंदर, दोनों के अंदर इन्वर्टेड और अपराइट दोनों बनता है, ठीक है। अब इन्वर्टेड कैसे बनता है? जैसे मान लो अगर हम पानी की बात करें, पानी के अंदर की बात करें, पानी के अंदर देखो क्या होता है, पानी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, पानी के अंदर जो वेजिटेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर पानी की मात्रा तो होगी ना, पानी की मात्रा जाहिर सी बात होगी। तो जो प्लांट्स होंगे पानी के अंदर, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है। तो इनके अंदर
पानी की मात्रा तो होगी, लेकिन बायोमास जो होगा वो कम होगा। भाई पौधे हैं छोटे छोटे, कितना ही हो पाएगा, बायोमास होगा वो कम होगा, ठीक है। अब कुछ मछलियाँ ऐसी होंगी, कुछ जीव ऐसे होंगे जो हार्बीवोरस होंगे, जो कि इन सारे प्लांट्स को मतलब क्या करते हैं, मतलब खाते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन पेड़ से ज़्यादा बायोमास उन मछलियों में होगा, उन पेड़ से ज़्यादा बायोमास किस में होगा, उन मछलियों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसे सेकंड स्थान दिया, क्योंकि उसका पेड़ से जाता है, ठीक है। अब ऐसी छोटी छोटी मछलियों को क्या करेगा, सार्क या वेल जैसी मछलियाँ खा लेगी। अब भाई वेल से ज़्यादा बायोमास किसके अंदर हो सकता है, ठीक है। कितना भी पानी भरा हो, अगर पानी भी निकाल दोगे तो बायोमास कितना भरा होगा इसका इमेजिन भी आप नहीं कर सकते। तो हमने उसे बड़ा वाला कॉलम दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेल के लिए, तो ये हमारा इन्वर्टेड बन गया। तो ये था हमारा पिरामिड ऑफ मतलब नंबर, बायोमास और ये चीज़ें, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी इस वीडियो में है, और जो भी अगर पॉइंट अगर बचता है तो मैं उसके लिए दोबारा वीडियो अपलोड करूँगा, एक बार चैनल पर आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही अभी के लिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना।